नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आपको एनसीईआरटी जीव विज्ञान का चैप्टर जो है आपको 5 पढ़ाया जा रहा है, वंशागत और विविधता के सिद्धांत। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको स्वतंत्र अभिवहन के नियम के बारे में बता दिया गया था, ठीक है, जिसमें आपने देखा था कि उसमें जो रेशियो आया था आपका वह 9 संबंधे 3 संबंधे 1 आया था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यह क्या पनेट वर्ग के प्रयोग के आंकड़ों से आप F2 अवस्था के जीनोटाइप का पता कर इस फॉर्मेट में भर सकते हैं? क्या जीनोटाइप अनुपात भी 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 ही है? ठीक है, तो जो पनेट वर्ग के आधार पर आपने F2 अवस्था में जो आपको अनुपात मिला था 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, वह अनुपात कौन सा अनुपात है? वह फिनोटाइप अनुपात था। ठीक है, इसको जो आपने F2 अवस्था तैयार किया था तो इसमें जो रेशियो आपको मिला था, यह जो गोल पीले 9 थे, गोल हरे 3 थे, झुरीदार पीले 3 थे और झुरीदार हरे 1 थे। ठीक है, तो यह जो रेशियो है यह कैसा रेशियो आपको मिला है? फिनोटाइप रेशियो। यह दृश्य प्ररूप है जो आपको देखने से मिल रहा है। ठीक, आपको कहा गया कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, इस टेबल को आप देखकर इसका जीनोटाइप बताइए। फिर इसमें पूछा गया क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है एक ही होंगे? क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम होंगे या फिर अलग अलग होंगे? ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो ध्यान दें आप, यह जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है सेम नहीं होंगे। जीनोटाइप क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, जो फिनोटाइप का रेशियो आपका आया है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, यह जो है जीनोटाइप का रेशियो नहीं होगा। ध्यान दें, अगर हम जो है ये जो आप पनेट का टेबल बनाए हैं इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो रेशियो आपको मिला है वो कैसे है। तो इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है वो केवल एक ही है। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो है वो 2 है। कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने हैं? 1 है। कैपिटल आर कैपिटल वाई 2 है। कैपिटल आर स्मॉल वाई 4 है। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 है। स्मॉल आर ठीक है, कैपिटल वाई 1 है। स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 है। ठीक है, और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई कितना है? 1 है। ठीक है, ध्यान दें, स्मॉल आर स्मॉल वाई कितने हैं? 1 है। तो इस पनेट के टेबल के आधार पर आपने देखा इस तरह के जो है जीनोटाइप हैं। तो जीनोटाइप रेशियो इसका क्या होगा? तो जीनोटाइप रेशियो जो होगा वह 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1 होगा। ठीक है, तो यह जीनोटाइप रेशियो होगा। जबकि फिनोटाइप रेशियो क्या था? 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 था। ठीक, अब आपने देखा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो समान नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, फिनोटाइप जो है वो काफ़ी डिफरेंट है जीनोटाइप से, अर्थात जीनोटाइप काफ़ी डिफरेंस है फिनोटाइप से। दोनों एक जैसे नहीं हैं, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आप टेबल में लिख सकते हैं इनके अनुपात। ठीक है, यहाँ पे F2 के जीनोटाइप और इसके फिनोटाइप रेशियो को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो है टेबल में इसको लिखा जाए तो F2 में क्या लिखना है? पाए गए जीनोटाइप। तो जीनोटाइप आपको क्या मिला था? तो जीनोटाइप का आपको मिला है 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1, यह मिला था। इसका फिनोटाइप आपको कितना मिला? 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने F2 में पाए गए जीनोटाइप का रेशियो आपने लिख दिया और F2 में पाए गए फिनोटाइप का रेशियो आपने लिख दिया। ठीक है, और जिसके आधार पर आप देख सकते हैं दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, उनमें काफ़ी डिफरेंस है। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं
अगला टॉपिक वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत। ठीक है, अब इसको आप जो है ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखें, लक्षणों की वंशागत पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था। जो मेंडल ने अपना वर्क किया था, ठीक है, जो भी अपना मेंडल ने वर्क किया F1, F2 और उसके बेस पर उन्होंने जो अपना नियम दिया, उसका जो प्रकाशन था वह 1865 में हो चुका था। लक्षणों की वंशागत पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से 1900 तक यह कार्य अज्ञात ही रहा। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रकाशित है, जो बुक में छपना था, वो 1865 में यह छप चुका था, लेकिन 1900 तक यह कार्य क्या था? अज्ञात था। लोगों की जानकारी नहीं थी। ठीक है, काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं थी, इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं थी। क्यों पूरे वर्ल्ड को जानकारी नहीं थी, सभी लोग जानकारी नहीं थी? क्योंकि आज की तरह उन दिनों जो है संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी, जिससे कार्य को प्रचार मिल पाता। ठीक है, उस समय जो था वह संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी, ताकि ठीक है सभी लोगों को सूचनाएं मिल सकें। ठीक है, तो आपने देखा लक्षणों की वंशागत पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से 1900 तक यह कार्य अज्ञात ही रहा। एक तो आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी, जिससे कार्य को प्रचार मिल पाता। ठीक है ना। आगे देखें, दूसरा कारण क्या है? दूसरे जीन। मेंडल ने इसको क्या कहा था? कारक। दूसरे जीन या मेंडल के लिए कारक के लिए ये संकल्पना की वे लक्षणों के नियंत्रक की अस्थायी और विविक्त इकाइयों के रूप में हैं, तथा इनका नियंत्रण की संकल्पना अर्थात ऐसे अलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण नहीं होता, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आया। तो आप देख रहे हैं कि मेंडल के समकालीन जो वैज्ञानिक थे, मेंडल के समय के जो वैज्ञानिक थे, उन लोगों को मेंडल की बातों पर जो है, ठीक है, सहयोगिता नहीं थी। मेंडल से वह लोग सहयोगी नहीं थे। ठीक है, मेंडल की बात और उनके बात में काफ़ी डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि वह लोग जो मानते थे, ठीक है, उस बात पर जो है मेंडल ने अलग अपनी कल्पना रख दी थी, परिकल्पना रखी थी। ठीक है, जिससे वैज्ञानिक लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तो पहला था कि उस समय जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, संचार मीडियम नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए उनकी बातों का प्रचार नहीं हो पाया। दूसरा था जो वह जीन की बात कर रहे थे, अर्थात कारक की बात कर रहे थे। उस समय जीन जो है नहीं था, नई शब्द यूज हुआ था, मेंडल ने कारक शब्द यूज किया था। तो जो कारक का कंसेप्ट वो दे रहे थे, फैक्टर का कंसेप्ट दे रहे थे। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो कारक होते हैं वे लक्षणों के नियंत्रक की अस्थायी और विविक्त इकाई के रूप में है, तथा इनका नियंत्रक की संकल्पना अर्थात ऐसे अलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्र नहीं होता, ऐसे अलील जो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण नहीं होता, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिक को रास नहीं आया, क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से ही परिचित थे। ठीक है, क्योंकि उस समय के जो दूसरे वैज्ञानिक थे, वे लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से ही परिचित थे। प्रकृति की जो विविधता थी वो आभासी सतत रूप से ही वो लोग परिचित थे। इसीलिए जो मेंडल ने बातें कही थी उस पर जो है अन्य वैज्ञानिक जो है वह उनके साथ नहीं आए। ठीक है, तो यह दो कारण थे जिसके कारण जो है 1865 में छपने के बाद भी उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तीसरा कारण क्या है? उस समय के जीव वैज्ञानिकों को मेंडल की जैव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई जीव वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार्य था। तो आप देख रहे हैं कि उस समय के जो जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है, वह मेंडल के द्वारा जो गणित यूज किया गया था, जो सांख्यिकी यूज किया गया था, ठीक है,
वह उन वैज्ञानिकों को रास नहीं आ रहा था कि बायोलॉजी में गणित कहाँ आ गया, इससे वह सहमत नहीं थे। ठीक है, इसीलिए जो है उन वैज्ञानिकों ने इसको अस्वीकार किया था। ठीक है, और 1865 में छपने के बाद जो है 1900 तक उस पर विचार नहीं किया गया था। तो यह 3 कारण थे। ठीक है, इन तीनों कारणों के आपने बारे में देखा। अंत में भले ही मेंडल का कार्य इंगित करता था कि कारक अर्थात जीन विविक्त असतत इकाइयाँ होती हैं, फिर भी वह इनकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाया। ठीक है, मेंडल ने जो बातें कही थी जो कारक के बारे में कि कारक जो होता है वो विविक्त इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, इस बात की जो है उन्होंने कोई भौतिक प्रमाण नहीं दिया था, और यह भी नहीं बताया था कि जो कारक है वो किससे बना होता है, किस पदार्थ से बना होता है। ठीक है, अंत में भले ही मेंडल का कार्य यह इंगित करता है कि कारक अर्थात जीन विविक्त अर्थात असतत इकाइयाँ होती हैं, फिर भी वह इनकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाया, न यह बता सका कि वे किस पदार्थ की बनी होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी सूचनाएं वो नहीं दे पाए, इसलिए जो है 1900 तक उनके कार्य क्या थे, अज्ञात थे। ठीक, अब 1900 में देखें जो वैज्ञानिक हैं उनकी बातों को, मेंडल के बातों को ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दें, 1900 में 3 वैज्ञानिक हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और वान शेरमाक ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागत संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। तो आप देख रहे हैं कि 1900 में यह 3 वैज्ञानिक जो हैं हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और वान शेरमाक, यह तीनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे पर डिपेंड न रह के स्वतंत्र रूप से जो मेंडल ने बातें कही थी उसको उन्होंने जांचा। ठीक है, जांच करने की कोशिश की, वंशागत संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। ठीक है, इस समय माइक्रोस्कोपी सूक्ष्म दर्शन की तकनीक में प्रगति भी होती जा रही थी। जो माइक्रोस्कोप थे उसके टेक्निक में जो है बदलाव हो रहे थे। इस समय माइक्रोस्कोपी सूक्ष्म दर्शन की तकनीक में प्रगति भी होती जा रही थी और वैज्ञानिक सावधानी से कोशिका विभाजन देखने में समर्थ हो चुके थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1900 के बाद जो है माइक्रोस्कोप जो भी डेवलप हो चुका था और वह चेंज हो रहा था, काफ़ी अच्छे से जो है कोशिका विभाजन उससे देखा जा सकता था। कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी। ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित एवं विभाजित भी हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप भी खोजा जा चुका था और कोशिका केंद्रक में एक संरचना खोजी गई थी जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित और विभाजित भी हो जाता था। इनको क्रोमोसोम कहा गया। ठीक है, तो जो केंद्रक के अंदर मिला उसको क्या कहा गया, क्रोमोसोम कहा गया, रंगीन काय कहा गया। रंगीन काय, क्यों रंगीन काय? क्योंकि रंग जाने के गुण के कारण क्रोमोसोम नाम जो है वह रंग जाने के गुण के कारण क्रोमोसोम रखा गया है और इसको रंगीन काय भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित एवं विभाजित भी हो जाता है। इनको क्रोमोसोम कहा गया। ठीक, आगे देखें 1902 तक 1902 तक अर्धसूत्रणीय कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति मूवमेंट संचालन का ज्ञान हो चुका था। तो आप देख रहे हैं कि 1902 तक जो है अर्धसूत्रणीय कोशिका विभाजन के दौरान, ठीक है, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के दौरान जो है क्रोमोसोम की गति का ज्ञान हो चुका था 1902 तक। तो आप देख रहे हैं कि 1865 में मेंडल का कार्य जो है वह छपा था, लेकिन 1900 तक उसके पर कोई ध्यान नहीं गया।
1900 के बाद जो है 3 वैज्ञानिक डी ब्रिज, कारेंस और वान सेरमार्क अलग अलग जो है स्वतंत्र रूप से वंशागत संबंधी मेंडल के परिणामों को पुनः खोज की। ठीक है, उस समय जो है माइक्रोस्कोप जो है प्रगति कर चुका था, कोशिका विभाजन को आसानी से देख सकते थे। ठीक है, जिसके द्वारा जो है कोशिका में केंद्रक में एक संरचना को खोजा गया था जो कोशिका विभाजन से पहले द्विगुणित और विभाजित भी हो जाता है। ठीक है, इनको क्या नाम दिया गया? उसको क्रोमोसोम कहा गया, रंगीन काय कहा गया। ठीक, 1902 तक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति का ज्ञान हो चुका था। तो 1902 तक जो है क्रोमोसोम के मूवमेंट का, क्रोमोसोम के संचालन की भी जानकारी हो चुकी थी। ठीक है, आगे देखें, वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन जैसा ही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो वाल्टर सटन हैं और थियोडोर बोमेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार कैसा है? क्रोमोसोम का व्यवहार जो है वो भी जीन जैसा ही है। क्रोमोसोम का व्यवहार कैसा है? जीन जैसा ही है। इन्होंने मेंडल ने जो अपना नियम दिए थे, इन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। जो मेंडल के नियम थे, ठीक है, जो 5.3 आप टेबल पढ़े हैं, ठीक है, 5.3 टेबल देखें, यह जो आप 5.3 टेबल पढ़े हैं, एक संकर क्रॉस का आरेखीय निरूपण, जिसमें जनकीय पौधा लंबा और बौना था F1 पीढ़ी में। ठीक है, जो प्रभावी लक्षण था, सारे पौधे लंबे दिखाई दिए, लेकिन F2 पीढ़ी में, ठीक है, 3 संबंध 1 का अनुपात आया। ठीक है, 3 लंबे पौधे हुए और 1 बौना पौधा हुआ, इस अनुपात में पौधे बने। इसको जो है वह क्रोमोसोम के आधार पर भी समझाया गया। तो क्रोमोसोम व्यवहार भी जीन जैसा ही है। इन्होंने मेंडल नियम को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। ठीक है, कोशिका विभाजन की समसूत्रण एवं अधिसूत्रण विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे समझाया जा सकता है। कोशिका विभाजन की समसूत्रण और अधिसूत्रण, जो कोशिका विभाजन की 2 तरीका है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इन विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे समझाया जा सकता है। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं। जीन की तरह गुणसूत्र भी कैसे होते हैं? जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जैसे जीन जोड़े के रूप में पाया जाता है, उसी तरह गुणसूत्र भी, क्रोमोसोम भी जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, युग्म के रूप में पाए जाते हैं। तथा एक अलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। एक अलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक अलील के जो दोनों जीन हैं वह समजात गुणसूत्र एक जैसे गुणसूत्रों के एक जैसे स्थान पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो एक अलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। 5.8 में, ठीक है, जो आपने 5.3 तालिका लिखा था, जिसमें लंबे और बौने का संकरण कराया था। F1 पीढ़ी में सारे लंबे पौधे बने थे। ठीक है, लेकिन F2 पीढ़ी में 3 संबंध 1 का अनुपात आया था। उस टेबल को हम जो है क्रोमोसोम गतिविधि के आधार पर समझा सकते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5.8 टेबल में। 5.8 में देखें आप, यह जो है 4 क्रोमोसोम वाली कोशिका में अर्धसूत्रण और जनन कोशिका उत्पादन देख सकते हैं कि कैसे एक क्रोमोसोम बनते हैं और जनन कोशिका बनने के दौरान कैसे विसंयोजित होते हैं, कैसे यह क्रोमोसोम बनते हैं और जनन कोशिका में यह कैसे अलग हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें,
G1 फेज में आप देख रहे हैं क्रोमोसोम सिंगल सिंगल ग्रीन रेड, और यह G2 फेज में आप देख रहे हैं डबल हो गए, ठीक है, डबल हो गए ग्रीन रेड, ठीक है। अब अर्धसूत्रण फर्स्ट पश्चावस्था में यह जो है युगली बना रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं, अर्धसूत्रण फर्स्ट पश्चावस्था में। फिर जो है अर्धसूत्रण सेकेंड पश्चावस्था में यह दो एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक। अब जो है जनन कोशिका में यह अलग हो गए, जोड़े क्या हो गए, अलग हो गए जनन कोशिका में। तो जनन कोशिका में आप देख रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन हो गया और यह आधे आधे हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 क्रोमोसोम वाली कोशिका में, 4 क्रोमोसोम वाली कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जनन कोशिका का उत्पादन कैसे होता है, ठीक। अब आगे ध्यान दें तो आपने देखा कि कोशिका विभाजन की समसूत्रण और अर्धसूत्रण विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे समझाया जा सकता है। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं, जीन के समान गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं तथा एक अलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में तुलना। तो यह जो है टेबल आपका क्रोमोसोम का है और यह जीन का है। कैसे है तो इसको हम समझाएंगे अभी, ध्यान से देखें। यह क्रोमोसोम का है और यह जीन का है। तो क्रोमोसोम इसको ठीक है, और इसको जीन। क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, जीन भी जोड़े में होते हैं, यह दोनों के लिए सही है। क्रोमोसोम युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार बीज संयुक्त होते हैं कि एक युग्मक जोड़ों में से केवल एक ही जा पाता है, ठीक। जीन युग्मक जनन के दौरान बीज संयुक्त होते हैं और जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है, ठीक। ये दोनों में सेम है। अब आते हैं क्रोमोसोम अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित होते हैं, जबकि जीन एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित होता है, ठीक है। तो यह जो तीसरा पॉइंट है, इस आधार पर कह सकते हैं हम कि ए वाला टेबल क्रोमोसोम का है और बी वाला टेबल जीन का है, ठीक। और यह बातें जो है दोनों में सेम है। तो अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित होते हैं, एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित होता है। क्या आप बतला सकते हैं कि इन दो स्तंभों ए और बी में से कौन सा क्रोमोसोम का और कौन सा जीन का प्रतिनिधित्व करता है? तो ए जो है यह क्रोमोसोम का और बी जो है जीन का प्रतिनिधित्व करता है। यह निर्णय आपने कैसे किया? यह निर्णय हम तीसरे सेंटेंस से किए कि अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र बीज संयुक्त होते हैं अर्थात क्रोमोसोम में, और एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र बीज संयुक्त होता है अर्थात जीन में, बाकी दोनों सेम होते हैं, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। तो अगले वीडियो में जो है इसके आगे का जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।